सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब भारत के तमाम छात्रगण और खास करके बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः लाजवाब, ज्ञानवर्धक, रोचक और आपको ज्योग्राफी विषय से, कृषि से संबंधित चैप्टर से आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इसको 2 भाग में प्रस्तुत करूंगा और आपके लिए 70 से 80% अंक लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वैसे तो मैं आपको बिहार के 10th के परीक्षार्थी के लिए, 10th के पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन ये इसकी भूमिका आप, इसका उपयोगिता आप कॉम्पिटिटिव क्लास में भी ले सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं इंटरेक्टिव फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊंगा, बीच बीच में पूछते रहूंगा। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक यदि आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लो भैया। ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता। शुरुआत करता हूं। कृषि का महत्व क्या है? तो जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 2/3 जनता कृषि में संलग्न है और कृषि की पहले जितना कृषि का जीडीपी में इसका भाग था, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कृषि का महत्व, अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि का महत्व खत्म नहीं हुआ है या कृषि का महत्व कम नहीं हुआ है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि कृषि का कहां कहां हमको उपयोगिता है। तो इसकी उपयोगिता है चीनी उद्योग में, जूट उद्योग में, इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग में, कपास के लिए जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि रसदार फल के लिए, अचार बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए, जैम बनाने के लिए हमको फल से ही प्राप्ति होती है। फल कहां से? कृषि के ही माध्यम से हमको मिलेगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए भी हमको कृषि की, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि कृषि का कई तरह के भोजन से लेकर के और व्यावसायिक उपयोगिता भी इसमें शामिल है। अब यहां पर पहुंचते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है। राष्ट्रीय आय में योगदान आपके डेटा के अनुसार, जो आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, बिहार की जो 10th क्लास की पुस्तक दी गई है उसमें दिया हुआ है 24%, मीन्स 24%, लेकिन ये आपके ओल्ड डेटा है। आपको रिसेंट डेटा के अनुसार ध्यान रखिएगा कि अब 14.6%, अभी जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है उसके अनुसार कृषि का कुल भाग जीडीपी में कृषि और उससे जो संबंधित जितने भी आपके उद्योग हैं उससे संबंधित 14 कुछ के प्रतिशत के आसपास आता है। लेकिन फिर भी आपको जो पूछेगा वो आपकी किताब के डेटा के अनुसार ही देना है, तो उसमें 24%। अब चलते हैं हम लोग कि चाय का भी उत्पादन हम लोग करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं, रबर का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, तंबाकू का उत्पादन करते हैं। ये सब भी तो कृषि से प्राप्त होता है। इसका माने कृषि से हमको अन्न, फल, फूल और व्यावसायिक फसल सब हमको कृषि से प्राप्त होता है। अब चलते हैं कि हम कैसे अधिक से अधिक फसल उत्पादन करें। इसके लिए एक शब्द मैं आपको बतलाता हूं, उसको कहते हैं शस्य गहनता। शस्य गहनता मीन्स की गहनता पूर्वक खेती करना। और खेती, चूंकि भारत की तो धरती या भारत की भूमि ये तो सीमित है, ये तो बढ़ेगी नहीं, तो भारत की क्षेत्रीय विस्तार तो बढ़ेगा नहीं, तो हमको फसल, हमको उसकी उत्पादन अधिक से अधिक लेने के लिए शस्य गहनता की ओर आना पड़ेगा। तो शस्य गहनता के लिए, अधिक उत्पादन के लिए हमको जो जरूरी है, सिंचाई, संतुलित सिंचाई होना चाहिए। ड्रिप सिंचाई और फायदेमंद होता है। उर्वरक, संतुलित उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए। उन्नत बीज का प्रयोग होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी की। खासकर हरित क्रांति के बाद आप देखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। उसी तरह यंत्रीकरण, जैसे ट्रैक्टर से खेती करते हैं, बीज बोने वाले के लिए हम लोग यंत्र इस्तेमाल करते हैं, फसल कटाई के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कृषि का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से, और कृषि के उत्पाद का उचित मूल्य, यदि मान लीजिए कि किसान खेती करता है, उसको उचित मूल्य न प्राप्त होता, तो उसका वो हतोत्साहित होगा और किसान कृषि की तरफ से विमुख हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि चूंकि कहते हैं कि भारतीय कृषि मानसून से के साथ जुआ है, इसीलिए आप देखिएगा कोई भी किसान, आपको मैं आंतरिक दिल से बोलता हूं कि वो अपने बच्चे को किसान अब नहीं बनाना चाहता है कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में चले जाए। क्यों? क्योंकि हर कृषक अपने, खास करके कृषि पेशा से खुश नहीं है। तो इसके लिए चाहिए कि कृषि उत्पाद का उचित मूल्य, यदि अच्छा उसको आमदनी हो, अच्छा उसको प्राप्ति हो, यदि अच्छा उसको व्यवसाय का अवसर मिले,
तो उस स्थिति में भारतीय किसान कृषि को मन लगा करके खेती करेंगे और अगली पीढ़ी भी खेती की तरफ, कृषि के प्रति उन्मुख होगी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि निवेश उपयोग, आखिर कृषि में किन बातों का निवेश करें या किन चीज में निवेश करें जिससे हमको कृषि का उत्पादन अच्छा हो। तो निवेश में जैसे मशीन में करें, आप अच्छे और बेहतर क्वालिटी के आधुनिकतम मशीन का उपयोग करें, बीज बोने वाला, फसल काटने वाला, सिंचाई के लिए फिर उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करें, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज जिसको कहते हैं, जिससे ज्यादा उत्पादन हो। और सिंचाई जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान में चले जाए, मध्य प्रदेश में चले जाए तो ड्रिप सिंचाई होती है, इससे अच्छा फसल का उत्पादन होता है। खाद का, संतुलित खाद का प्रयोग करें। यदि हम बेतरतीब खाद का प्रयोग करेंगे तो फिर कृषि की, हमारे खेत की उर्वरता ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमको निवेश संतुलित ढंग से और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके करना है। अब चलते हैं कृषि की प्रकार। कृषि के प्रकार, प्रारंभिक जीविका कृषि पहली प्रकार है, दूसरी गहन जीविका कृषि दूसरी प्रकार है, और तीसरी वाणिज्यिक कृषि। जैसा कि नाम से ही है कि प्रारंभिक जीविका कृषि जीवन जीने के लिए, इसमें हल, कुदाल, खुरपी से खेती की जाती है। किसान सिर्फ भोजन भर के लिए उपज चाहता है, उसको व्यवसाय से कोई मतलब नहीं रहता है। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ चले जाइएगा, आदिवासी लोग झूम कृषि करते हैं, जंगल को काट देते हैं, 2-3 वर्ष तक उपजाते हैं और फिर उसके बाद दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये झूम कृषि भी इसका एक उदाहरण है। नागालैंड में झूम कृषि कहा जाता है, मणिपुर में पामलू कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। तो दीपा कहा जाता है तो ये झूम कृषि होती है कि जंगल को काट करके करने वाली खेती। ठीक है, तो झूम कृषि किसको कहते हैं? तो जंगल को काट करके और खेती की जाने वाली, इसको हम लोग झूम कृषि कहते हैं। सुनील जी घाटी भी आए, आपको पूछ रहा है तो आप जवाब देना, झूम कृषि इसको कहते हैं। अब आते हैं कि दूसरा गहन जीविका कृषि, कम भूमि पर अधिक से अधिक फसल लेना, इसको गहन जीविका कृषि कहते हैं। तो गहन जीविका कृषि ये आजकल यही चल रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का उत्पादन करना, मशीन का उपयोग करना, फिर इसके बाद अच्छी सिंचाई का उपयोग करना, खाद का उपयोग करना, कीटनाशक का उपयोग करना, इससे अधिक फसल उत्पादन लेते हैं। खास करके हरित क्रांति जब 1967, 68, 69 में आया तो उसके बाद कृषि का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन इसका एक नुकसानदायक भी पहलू है कि ये आपको वातावरण में प्रदूषण फैलाता है और मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। यदि हम बेतरतीब खाद का प्रयोग करेंगे, बेतरतीब कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, कुछ एक दिन तो हमको उपज बढ़ जाएगी, लेकिन लंबे समय तक इसकी उपज आपको ज्यादा नहीं मिलेगी और भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग को विवेक, बुद्धि, अपने ज्ञान का संतुलित प्रयोग करके और तब गहन जीविका कृषि का में इसका उपयोग करना है। अब फिर चलते हैं वाणिज्यिक कृषि। ये महत्वपूर्ण है कि यदि किसान को फायदा होगा, तात्कालिक आमदनी होगी, अच्छा आमदनी होगा, तो किसान खेती की तरफ दिल लगा करके खेती करेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, उनकी अगली पीढ़ी भी खेती में आना चाहेगी। तो इसके लिए व्यावसायिक फसल जैसे कि चाय हुआ, कॉफी हुआ, रबर हुआ, फल हुआ, उसके बाद औषधीय पौधे हुए, जैसे आजकल मेंथा की खेती होती है, आम हुआ, लीची हुआ, केला हुआ, तंबाकू हुआ, इन सब का जो व्यावसायिक फसल है, इसकी ये तुरंत बिक जाती है, अच्छा रेट भी प्राप्त होता है। इसलिए व्यावसायिक फसल के तरफ रुझान किसान का बढ़े, इसके लिए सरकार के भी स्तर से और व्यक्तिगत स्तर से भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसको व्यावसायिक कृषि कहते हैं। अब यहां पर हम लोग चलते हैं कि फसल के, अच्छा इसके बाद देखते हैं कि व्यापारिक कृषि के लिए जो चाहिए, जैसे कि आप देखिएगा कि परिवहन, यातायात की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, फसल भंडारण अच्छा होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, इसके बाद गोडाउन अच्छा होना चाहिए, बेचने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। तो इनसे व्यावसायिक कृषि का फायदा मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं फसल का प्रारूप। फसल के प्रारूप 3 तरह के प्रारूप हैं, एक रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल। रबी फसल उसको कहते हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब रबी फसल को कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसकी कटाई करते हैं मार्च और अप्रैल माह में, कभी कभी अप्रैल अंत में भी करते हैं, मई फर्स्ट वीक में भी करते हैं। तो इसमें आपका रबी फसल में सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल है गेहूं, मटर, जौ, मसूर, सरसों। और गेहूं का अच्छा उत्पादन पंजाब, हरियाणा,
इन सब जगह उत्तर प्रदेश में भी अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? पंजाब में होता है। और सबसे ज्यादा कहिएगा गेहूं का उत्पादन तो वो उत्तर प्रदेश में, मात्र ये कुल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो पंजाब में। बिल्कुल सही जवाब आपने कहा। बिल्कुल। आज सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा सबसे अधिक भारत में गेहूं का उत्पादन किस प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से? तो ये पंजाब में, और कुल के दृष्टिकोण से तो उत्तर प्रदेश में। फिर आइए कि खरीफ फसल में आइएगा तो इसको जून जुलाई में हम लोग बोते हैं, खास करके जब बारिश आती है, और इसके बाद इसको सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, या कभी कभी थोड़ा सा और लेट भी हो जाता है। तो चलिए, इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और कपास ये आते हैं महत्वपूर्ण। जायद फसल तो सबसे महत्वपूर्ण आपका खरीफ फसल में चावल आ गया, धान भी आप कह सकते हैं। अब आइए जायद फसल उसको कहते हैं जो इन दोनों के बीच में ली जाने वाली फसल। जायद फसल में खरीफ और रबी के बीच हम इस फसल को लेते हैं। ये इन दोनों के बाद एक तीसरा फसल लेते हैं, लेकिन इसमें आता है आपको ककड़ी, खीरा, तरबूज, और इसकी भी खेती की जाती है। अब आते हैं कि मुख्य फसल कौन है। भारत की मुख्य फसल में सबसे प्रमुख फसल है ये आपको चावल है, या धान हम कह सकते हैं। वैसे यदि प्रमुख फसल हम कहें तो धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा है, लेकिन सबसे प्रमुख फसल है चावल। ये प्रमुख खाद्य फसल है। 1996 का IAS एग्जामिनेशन में ये पूछा भी था। तो चलिए, इसको आप ध्यान रखें कि विश्व के 22% क्षेत्र में चावल भारत में होता है, लेकिन ये डेटा आपका पुराना है। अभी जो नया डेटा आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़िएगा तो वहां 47% आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि मैं आपको बिहार के 10th क्लास के छात्रों को पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर आपके जो किताब में डेटा दिए हुए वो पुराना डेटा दिए हुए, तो चलो 22% ही मैं इसको मानता हूं। अब फिर आते हैं कि कुल कृषि भूमि का 23% भूमि पर, और विश्व के कुल चावल उत्पादन का 22%, और कुल कृषि भूमि पर 23% ये की जाती है। अब फिर चलते हैं चावल के लिए मौसम कैसा होना चाहिए। तो चावल के लिए तापमान 24 डिग्री होनी चाहिए। जब आप मान लीजिए कि बोते हैं तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, और काटते हैं तो थोड़ा ज्यादा ताप होना चाहिए, 27 डिग्री के आसपास। ठीक। वर्षा 125 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, या मान 125 से 200 सेंटीमीटर तक। लेकिन धान को ज्यादा बारिश चाहिए, रेगुलर अंतराल पर चाहिए, खास अंतराल पर होते रहना चाहिए, नहीं तो धान का फसल सफलीभूत नहीं हो पाता है। इसलिए देखिएगा कि जिस साल बारिश कम होती है उस साल धान का फसल चौपट हो जाता है। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो, और उससे भी बेहतर मिट्टी मानी जाती है, उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं चीका युक्त दोमट मिट्टी, जिसमें जलोढ़ मिट्टी भी हो, थोड़ा सा बालू का भी अंश हो, इन दोनों का मिला हुआ, इसको हम लोग कहते हैं चीका युक्त दोमट मिट्टी। ये अच्छा मिट्टी माना जाता है। सबसे ज्यादा भारत में चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अरे सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन करने वाला, धान का सबसे ज्यादा, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य का नाम जल्दी बोल। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, मारूंगा 10 गिनूंगा, एक जल्दी बोल। हाँ बिल्कुल सही जवाब, पश्चिम बंगाल सही जवाब दिया। चलो भैया, पश्चिम बंगाल हुआ। इसके बाद आपको चले आते हैं हम लोग, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, इन सब, आंध्र प्रदेश है, इन सब जगह अच्छा उत्पादन होता है। गेहूं दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं विश्व की लगभग 10% के आसपास गेहूं भारत उत्पादन करता है। ये आपके जो 10th के डेटा दिए हैं किताब को उसके अनुसार, लेकिन ये डेटा अभी अब बदल चुका है। रिसेंट डेटा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो लगभग 15 से 17% का उत्पादन भारत गेहूं का उत्पादन करता है। लेकिन चूंकि आपको 10th के लिए बतलाया जा रहा है, इसलिए ये डेटा आपका पुराना है। तो 10% गेहूं का उत्पादन, इसमें जाड़े के ऋतु में इसको बोया जाता है, और पकते समय धूप होनी चाहिए, और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। और इसमें हरित क्रांति जब आई 1967 से 68 या 68 से 69, इसको हम कहते हैं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। हरित क्रांति में विश्व में तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत में MS स्वामीनाथन थे। तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा गेहूं के भी खेती को हुआ। गेहूं की खेती में प्रति हेक्टेयर काफी बढ़ गया। तो इसमें अब हम लोग आते हैं कि इसका प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये हमने देखा कि चावल की सबसे अधिक खेती कहां होती है, तो ये पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब में होती है, और कुल उत्पादन कहिएगा उत्तर प्रदेश में होती है। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। तो मकई मनुष्य का भोजन है,
और पशु का भी भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में 3.6% भूमि पर मकई का उत्पादन किया जाता है, मक्का का। और दाल के बारे में जाने, दलहन का भारत अच्छा उत्पादक है, लेकिन सबसे बड़ा इसका उपभोक्ता भी है। इसलिए दलहन एक ऐसा फसल है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले के बावजूद भी भारत को आयात करना पड़ता है। वैसे तो कहा जाता है कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और अरहर हुआ, मूंग हुआ, मसूर हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, इसके लिए कम वर्षा वाली आपको भूमि चाहिए और फिर शुष्क परिस्थिति होनी चाहिए। इसका सबसे ज्यादा दलहन की खेती करने में फायदा क्या है कि आपकी खेत की उर्वरता शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए यदि फसल में आप दलहन को भी बो देते हैं तो उससे आपकी उर्वरता, क्योंकि नाइट्रोजन का ये रिसप्लाई करता है, तो उर्वरता को बढ़ाता है। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें कि दलहन फसल जो है वो खरीफ और रबी दोनों में आता है। इसकी कैटेगरी में खरीफ में आइएगा तो अरहर हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, और रबी में आइएगा तो चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ। अब गन्ना के बारे में आते हैं। गन्ना का उत्पादक ये बांस का प्रजाति का है। गन्ना से गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं गन्ना से। और भारत में गन्ना का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। गन्ना का जन्मभूमि भी भारत को कहा जाता है। तापमान 21 से 27 डिग्री तक की चाहिए और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और जल का प्रवाह अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी क्या है गन्ना की खेती करने में कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या इसका एक नुकसानदायक पहलू है कि आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को यह नुकसान पहुंचा देगा। तो इसके लिए आपको गन्ना का लंबे समय तक एक ही भूमि पर खेती करना यह फायदेमंद नहीं रहता है। गन्ना उत्तर प्रदेश अच्छा उत्पादन करता है, पंजाब अच्छा उत्पादन करता है, और तमिलनाडु भी अच्छा उत्पादन करता है। दक्षिण भारत की गन्ना अच्छी क्वालिटी की होती है, उससे चीनी अच्छी मात्रा में बनती है, उसकी मिठास अच्छी होती है। और उत्तर भारत की गन्ना उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन यहां के अच्छा होता है। चाय आइए तो चाय जो है ये सदाबहार झाड़ी माना जाता है। इसमें एक थीन नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, तो चाय को पीने से ताजगी महसूस होती है। तो चाय इसका ये उत्पादन के मामले में आपकी किताब के डेटा के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन खपत के मामले में प्रथम है। जहां भी जाइएगा आपको चाय से ही स्वागत किया जाएगा। तो उस स्थिति में इसके लिए उपोष्ण कटिबंध चाहिए। उप उष्ण आपको गर्मी भी चाहिए और थोड़ी ठंडी भी चाहिए। 25 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए, ढलुआ जमीन होना चाहिए, इसलिए पहाड़ी बेल्ट में ज्यादा होता है, किया जाता है। पानी जमना नहीं चाहिए, लेकिन पानी आए ऊपर से उसके जल को छूते हुए निकल जाए। सुबह में कुहासा और पानी की यदि बौछार उसे मिले तो चाय का उत्पादन अच्छा होता है। मानव श्रम इसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। धान में भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी ज्यादा जरूरत पड़ती है मानव श्रम की। और असम के ब्रह्मपुत्र में घाटी में इसका खेती ज्यादा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हो, फिर आपका जलपाईगुड़ी हो, इन सब के क्षेत्र में अच्छा चाय का उत्पादन होता है। तमिलनाडु के नीलगिरी में हो, तो कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 ईस्वी में चाय को सबसे पहले चाय की खेती की गई थी। धीरे धीरे ये आपको बढ़ता चला गया। इसके बाद चलते हैं कॉफी। कॉफी भी एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। कॉफी ये झाड़ी में लगे फल के अंदर बीज होता है, उस बीज को डस्ट बना करके कॉफी हम लोग निर्मित करते हैं। कॉफी निर्मित करते हैं तो कॉफी की 3 वैरायटी, कौन कौन? अरेबिका, उसके बाद लिबेरिका, रोबस्टा। अरेबिका सबसे अच्छी क्वालिटी है और ईश्वर कृपा से, आपको अल्लाह ताला की कृपा से भारत में सबसे अच्छी किस्म की अरेबिका ही पाई जाती है। और यमन से कॉफी की ये प्रजाति लाई गई थी और भारत में यमन से ही लाया गया था, और भारत में इसको बाबू बुदन पहाड़ी पर लगाया गया और धीरे धीरे कर्नाटक में अच्छे क्षेत्र में और फैल गया। और कर्नाटक में भारत का 70% कॉफी का उत्पादन एकमात्र कर्नाटक राज्य करता है। तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य असम और कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। और सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, जल्दी बोल। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करने वाला असम, बिल्कुल सही जवाब। और कॉफी का उत्पादन करने वाला कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब। अरे मैं किसी को मारता नहीं हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो इंटरेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। चलो भैया, अब बागवानी फसल, फल, सब्जी, इसके बाद औषधि वाला इसमें फूल,
जैसे सुगंधदायक पौधे होते हैं, इनका मसाला, इन सब का, इसको हम लोग कहते हैं बागवानी फसल। तो बागवानी फसल, इसके लिए शीत उष्ण कटिबंध चाहिए, शीत भी चाहिए, उष्ण भी चाहिए। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये आपको, जैसे आम हुआ, उत्तर प्रदेश में अच्छा होता है, आंध्र प्रदेश में अच्छा होता है, महाराष्ट्र में अच्छा होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में भी होता है। लीची चलेगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार में मुजफ्फरपुर की लीची नामी है, रोसड़ा की लीची नामी है, मुजफ्फरपुर में तो लीची अनुसंधान केंद्र भी है। तो ये, अब अनानास के लिए चलेगा तो मेघालय है, आंध्र प्रदेश है। संतरा के लिए चलेगा तो नागपुर महत्वपूर्ण है, नागपुर का संतरा फेमस है। इसके बाद चलेगी चेरापूंजी का, तो संतरा के लिए नागपुर और चेरापूंजी हो गया। इसके बाद अनानास के लिए मेघालय हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। लीची के लिए आपको पूर्व में ही बतलाया जा चुका है, मुजफ्फरपुर है, रोसड़ा है। इसके बाद केला, जलगांव है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जगह है। तो मैं पुनः आपसे जरा सा ऑब्जेक्टिव पूछ ले रहा हूं कि सबसे ज्यादा भारत में चावल का उत्पादन करने वाला, जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब आपने कहा। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल राज्य है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला प्रति हेक्टेयर के मामले में भारत में पंजाब है। कुल मिला यदि गेहूं का, तो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला, जल्दी बोल सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है। मारूंगा 10 गिनूंगा एक, हाँ जवाब दे। आसाम, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चाय का उत्पादन करने वाला। सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला कर्नाटक। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। पुनः मैं आपको इसके दूसरे खंड में जल्दी ही मिलूंगा। और यदि आपको पसंद आया तो लाइक करो, और इसके बाद आप यदि नए हो तो सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बतलाओ। मैं चाहता हूं कि हर छात्रों को 70 से 80% अंक आवे। जय बिहार, जय भारत।